के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पुलिस एक वेयर हाउस के अंदर एंटर होती है तो वहां पर उन्हें मिलती हैं ढेर सारी डेड बॉडीज और सभी के सर में गोली मारी गई थी। सामने ही एक आदमी का हाथ चेन से बांध रखा था और उसके उसी हाथ में गन थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मर चुका है, लेकिन अचानक उसने गन ऊपर कर दी तो पुलिस ने उसी वक्त उसे भून दिया। पर इसके बाद उसने फिर से गन ऊपर की तो पुलिस ने एक बार फिर से भून दिया, लेकिन इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी वो बार बार गन ऊपर कर रहा था। तब जाकर पुलिस को समझ आया कि इसी सेम चेन से अंदर भी कोई बंदा है और वही बार बार चेन खींचकर इसके हाथ को ऊपर कर रहा है। पुलिस जल्दी से अंदर वाले रूम में गई तो वहां पर मौजूद आदमी एक क्लीवर से अपना हाथ काटकर खुद को फ्री करने लगा, लेकिन टाइम रहते नहीं कर पाया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 1, जिसका नाम है द ट्रैवलर और इसके डायरेक्टर है माइक मेंडेस, जो बना चुके हैं द ग्रेव डांसर्स। जिस आदमी को जिंदा पकड़ा गया है वो अपना नाम बता रहा है द ट्रैवलर, यानी कि जो दुनिया घूमता है। पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ कर रहे हैं डिटेक्टिव वार्डन और गिबन्स। वेयर हाउस के अंदर 27 डेड बॉडीज मिली हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और वो सभी इलीगली यूएस में आए थे। उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। उन सब मर्डर्स का शक फिलहाल जा रहा है ट्रैवलर पर, क्योंकि बाकी सब तो मर गए, बस एक यही नहीं मरा। उससे जवाब मांगा तो वो दुनिया भर की भाषाएं बोलने लगा और उसने बताया कि मैं काफी लंबे टाइम से यहाँ पर हूँ, यानी कि इस धरती पर। सालों से ये इस धरती पर घूम रहा है, बस कभी रुकता नहीं। और उसकी ये सारी बातें इन दोनों को तो बकवास लग रही थी। अपराधी उल्टी सीधी बातें तो बोलेगा ही। खैर वो बताता है कि आज रात मेरी बहन की शादी है और मुझे वहां पर पहुंचना है, तभी तो मैं यूएस आया। ये दोनों समझ गए कि ये भी एक झूठ है, लेकिन इसके बाद ट्रैवलर ने जो बताया वो उसे मान गए। उसने बोला कि हम सबको 2 नंबर में बॉर्डर क्रॉस कराया गया और उस वेयर हाउस में हमें रात भर छुपना था। सुबह होते ही हम सब निकल जाते, पर उससे पहले ही एक दूसरे कार्टेल ने आकर सबको मार डाला। जैसा कि 2 नंबर कामों में दुश्मनी चलती है, वैसे ही गैंग वॉर टाइप। ये बात तो सच लग रही थी, लेकिन एक सवाल अब भी रह गया कि ये जिंदा कैसे बचा। इसका जवाब वो देता है कि क्योंकि वो मुझे मार ही नहीं पाए। ये एक और अजीब सी बात उसने बोल दी, लेकिन वो काफी डरा हुआ भी था, क्योंकि उसके मुताबिक अगर वो 1.5 घंटे के अंदर यहाँ से नहीं निकला तो कुछ ऐसा होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। सब के सब मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि मुझे जाने दो, बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और अगर ना ही जाने तो बेहतर है। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि बहन की शादी वाला बहाना ज्यादा बढ़िया था, पर हम तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देंगे जब तक तुम सबको सच सच नहीं बताते। अब सच तो वो बता चुका जो इन्होंने माना नहीं, तो अब इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। पर हाँ, पूरी दुनिया घूमकर वो काफी कुछ देख चुका है जिसके बारे में वो बताएगा, और वही होंगे हमारे बाकी चैप्टर्स। तो सेकंड चैप्टर का नाम है तांबियन लोवी, जिसका मतलब है मैंने भी देखा, और इसके डायरेक्टर है डेमियन रोगना, जिनकी अभी मूवी आई है व्हेन इविल लर्क्स। ये कहानी है गस्तावो नाम के आदमी की, जो अपनी दादी के घर में अकेला रहता है और फिलहाल वो एक पिज्जा बॉय को कोई रिचुअल करके दिखा रहा है। इस एक्टर को आपने व्हेन इविल लर्क्स में भी देखा था एज जिमी। अपने फोन की टॉर्च से वो कुछ एक्शंस कर रहा था, जिसके बाद वो पिज्जा बॉय से पूछता है कि क्या तुमने भी वो देखा। लेकिन पिज्जा बॉय ने तो कुछ भी नहीं देखा, बस ये देखा कि गस्तावो थोड़ा पागल है, इसलिए वो चुपचाप पिज्जा रखकर वहां से कट लिया। अब गस्तावो जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में ये चैंपियन है, लेकिन फिलहाल इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। ये पता चल रहा है इसके सॉल्व किए गए रूबिक्स क्यूब्स को देखकर, और इसका पिज्जा खाने का तरीका भी थोड़ा कैजुअल है। अगले दिन वो अपनी बहन जैसी से बात कर रहा था और जैसी उसे फोर्स कर रही थी जापान जाने के लिए, क्योंकि वहां पर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने की चैंपियनशिप होगी। पहले तो गस्तावो भी तैयार था, लेकिन अब ये जाना नहीं चाहता क्योंकि इसके दिमाग में कोई रुकावट है, ये ठीक से नहीं सोच पा रहा। इसका लाइव एग्जाम्पल वो जैसी को भी दे देता है, और यहाँ इसके लैपटॉप पे आप देख सकते हो टेरिफाइड मूवी का पोस्टर, जिसके डायरेक्टर भी डेमियन रुगनाई थे। जैसे के मुताबिक इसकी परेशानी है ये घर। वो चाहती है कि गस्तावो ये घर और देश दोनों छोड़ दे, लेकिन जब तक ये घर बिक नहीं जाता तब तक ये कहीं भी नहीं जाने वाला। और आज रात इसने घर पे बुलाया है एक पॉडकास्ट करने वाले को, जो इसका टैलेंट देखेगा और फिर उसे अपने शो पे फीचर करेगा। रूबिक्स क्यूब वाला टैलेंट नहीं, टॉर्च वाला। और फिर तो ये घर बिक लिया। रात को वो आदमी आता है जिसका नाम है विसेंते। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन गस्तावो ने उसका कैमरा बंद करवा दिया, क्योंकि कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होने वाला। गस्तावो ट्राई कर चुका है, और ऊपर से कैमरा की लाइट इसके रिचुअल पर असर डालेगी, तो अगर इसे देखना है तो बस आंखों से ही देखना होगा। और ये रिचुअल हर जगह नहीं होता, सिर्फ इस घर के एक स्पेसिफिक कोने में होता है। फिर गस्तावो ने वो रिचुअल किया तो विसेंटे अचानक से घबरा गया, जबकि घबराने वाला इंसान वो लगता नहीं। उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, और परेशानी में उसे वहां से जाना पड़ा। उसने क्या देखा वो तो पता नहीं, लेकिन एक पल के लिए मिरर में हम भी कुछ देख पाए।
उसके जाने के बाद गस्तावो कल वाले पिज्जा को ही गर्म करके खा रहा था और इसकी शेप भी एक रूबिक्स क्यूब की तरह लग रही है। यहाँ तक कि इस घर की जो विंडोज हैं वो भी एकदम रूबिक्स क्यूब है। खैर गस्तावो जाकर टेबल पर बैठा ही था कि तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आने लगी किसी चीज के सड़ने की। पिज्जा में से तो आ नहीं रही थी क्योंकि वो आ रही थी टेबल के नीचे से, जहाँ पर रेंग रही थी एक तोड़ी मुड़ी जिंदा लाश, जिसे देखकर गस्तावो सीधा नीचे गिर गया और वो गिरा हाथ के बल तो उसकी 2 उंगलियां बुरी तरह टूटकर मुड़ गई। उंगलियों को कैसे भी करके उसने सीधा किया, फिर एक क्लीवर लेकर वो लाश को मारने जा रहा था, पर तब तक वो बेजान हो चुकी थी और लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गस्तावो ने उसे कवर किया, फिर अपनी बहन को भी सब कुछ बता दिया और प्रूफ के तौर पर उसने लाश की फोटोज भी जैसी को भेज दी। और तभी उसके घर पर आ गया विसेंते। वो बताता है कि मुझे मेरी माँ दिखाई दी थी, इसलिए मैं परेशान हो गया था क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में थी और इसलिए मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा, पर वहां पहुंचकर पता चला कि वो तो मर चुकी। यानी कि मरने के बाद वो इसे यहाँ पर दिखाई दी और वो कुछ कहना चाहती थी, इसलिए विसेंते चाहता है कि गस्तावो अपना रिचुअल एक बार फिर से करे, लेकिन इसकी दोनों उंगलियां टूट चुकी है, इसलिए रिचुअल अब ठीक से तो नहीं होने वाला। अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर आप नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। गस्तावो जो रिचुअल करता है उससे एक पोर्टल खुल जाता है मुर्दों की दुनिया का। उसी के थ्रू विसेंते ने अपनी माँ को देखा और साथ में हमने भी, और अपनी माँ को देखकर ये पोर्टल के पास चला गया था, जिस वजह से वो पोर्टल खुला रह गया और वो लाश भी उसी में से बाहर आई जो नीचे पड़ी है। और कोई तो है जो नहीं चाहता कि गस्तावो उस पोर्टल को बंद करे, तभी तो उसने इसकी दोनों उंगलियां तोड़वा दी। अब ये जो रिचुअल है वो गस्तावो ने कहीं से सीखा नहीं, ये बस एक पैटर्न है जो पहले से इसके दिमाग में सेट था और ये वही पैटर्न है जिसका यूज करके एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व होता है। जिस तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं करके एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व होता है, वही सेम मूवमेंट ये करता है लाइट से, जिससे वो पोर्टल खुल जाता है। और ये इस मूवी ने एक बहुत ही वाइल्ड सी थ्योरी दे दी है और ये जो डायरेक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मानना पड़ेगा। अब तो टेरिफाइड की वीडियो भी लानी पड़ेगी। खैर वो दोनों उस लाश के पास जाते हैं तो वो वहाँ पर थी नहीं, रेंग रेंग कर वो जा चुकी थी आगे। गस्तावो तो घबरा रहा था, पर विसेंते उसे देखते ही उसके गले लग गया क्योंकि उस लाश में उसे दिखाई दे रही थी उसकी माँ। वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी गस्तावो के पास जेसी का फोन आया जो उसने उठाया नहीं। फोन से वो करने लगा वही रिचुअल, लेकिन इस बार नीचे। और जैसे ही रिचुअल पूरा हुआ वो लाश विसेंते को अपने साथ ले गई, आत्मा को ले गई और बॉडी के हो गए चीथड़े। डर के मारे गस्तावो घर से बाहर आ गया और तभी उसके पास फोन आया जेसिका। वो बोल रही थी कि ये क्या मजाक है, तुमने फोटो किसकी भेजी। गस्तावो बताता है कि वो डैड हैं जिन्हें ट्रेन ने कुचल दिया था। एक पोर्टल के थ्रू वो इस घर में आ गए। तब जेसी बोलती है कि वो डैड नहीं बल्कि तुम हो, तुम्हारे सर पे खून लगा है। ये सुनकर गस्तावो सुन हो गया क्योंकि घर के अंदर वो अपने आप को ही देख पा रहा था, सेम वैसा ही जैसा जेसी ने बताया। और जैसे जैसे वो पास आ रहा था खून और ज्यादा बढ़ रहा था। अंदर वाले गस्तावो ने वही रिचुअल कर दिया जिससे बाहर वाले गस्तावो की हालत खराब हो गई और हम फिर से आ गए स्टार्टिंग पर, जब गस्तावो पिज्जा बॉय को रिचुअल करके दिखा रहा था और इस बार पिज्जा बॉय ने भी कुछ देख लिया। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ एंड। तो इसकी एंडिंग ने और ज्यादा दिमाग हिला दिया। उसका क्या सेंस बनाई ये पता नहीं चल रहा, पर इतना तो तय है कि पोर्टल के बाहर जो लाश आई थी वो कोई लाश थी नहीं, वो कुछ और ही था जो हर किसी को उनके मरे हुए करीबी के रूप में दिख रहा था। जैसे विसेंते को उसमें अपनी माँ दिखी, गस्तावो को अपना डैड और जेसी को गस्तावो। यानी आखिर में गस्तावो भी मारा गया। उस एंटिटी ने गस्तावो का रूप लेकर गस्तावो को उसी पोर्टल में बंद कर दिया। अब सोचने को हम काफी कुछ सोच सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलने वाले। वो तभी मिलते अगर ये 1.5 घंटे की पूरी मूवी होती। एंडिंग जानबूझकर ऐसी डाली गई है ताकि ये स्टोरी अनसॉल्व रह जाए, गस्तावो के रूबिक्स क्यूब की तरह। हम भी उसी उलझन वाले जाल में फंस जाएं। बाकी अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो आप बता सकते हो। अब ये स्टोरी सुनने के बाद दोनों डिटेक्टिव्स बाहर जाते हैं, जहाँ पर एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि ट्रैवलर को पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है, 1996 में, 1982 में और 1973 में भी। पर अजीब बात यह है कि इन सभी सालों में उसकी एज सेम थी। सभी फोटोज में वो एक ही जैसा दिख रहा है जैसा दिख रहा है अभी, एज उसकी बड़ी नहीं। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो 1997 में ही मर गया था एक कार क्रैश में। तो जिस आदमी से ये पूछताछ कर रहे हैं वो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक डेड मैन है। ये दोनों जाकर ट्रैवलर से इसी बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरे जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है कि मैं मर नहीं सकता। जिस हाथ को वो क्लीवर से काट रहा था उसकी पट्टी उतार कर उन्हें दिखाता है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हाथ पे कोई निशान तक नहीं था, घाव तो रहा दूर। और अगर अब भी यकीन नहीं तो मुझे गोली मारकर देख लो, ऐसा उसने बोला। वो बताता है कि मैं एज़टेक एम्पायर से हूँ और 542 सालों से जिंदा हूँ। इन्हीं बातों से बात निकली कि जो इमॉर्टल होता है वो भी किसी न किसी गलती की वजह से मारा जाता है। ऑब्वियसली
यहाँ पर बात हो रही है वैम्पायर्स की और इसी बात से स्टार्ट होता है चैप्टर 3 जिसका नाम है एल वैम्पीरो यानी कि द वैम्पायर और इसके डायरेक्टर हैं एडुआर्डो सैंचेज जो बना चुके हैं ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। ये कहानी है एक वैम्पायर की जो कि हैलोवीन की रात में मस्त शिकार कर रहा था। एक पूरी की पूरी पार्टी में उसने सबका खून पी लिया, बची थी सिर्फ एक लड़की। वो जान बचाकर भाग रही थी लेकिन वैम्पायर ने उसे सम्मोहित कर लिया और ये सब देख रहा था अपने डॉग को घुमाने आया एक आदमी, पर क्योंकि आज हैलोवीन है तो उसे ये सब बकवास लगा। वो चुपचाप चला गया और उसके जाते वैम्पायर ने उस लड़की को भी मार डाला। तभी वैम्पायर के पास फोन आता है उसकी वाइफ मैरीबेल का जो कि उससे काफी ज्यादा यंग है यानी कि नई जनरेशन की है और ये है सदियों पुराना। सुबह होने वाली है इसलिए वो सोने जा रही थी तो सोचा कि फोन करके इसका भी पता कर ले कहीं ये मस्ती में खो तो नहीं गया, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही रात आती है जिसमें ये खुले में घूमकर शिकार कर पाता है, कोई भी इस पे शक नहीं करता। लेकिन इसी वजह से ये टाइम देखना भी भूल गया। सूरज निकलने वाला है और ये पहुंचा पड़ा है टाउन में। 15 मिनट के अंदर इसे घर पहुंचना होगा वरना आखिरी डिनर तो इसने कर ही लिया। मैरीबेल इसे समझाती रही कि कार चलाना सीख ले लेकिन ये माना नहीं और आज देखो फंस गया ना। चमगादड़ बने भी कई साल हो गए तो उसकी प्रैक्टिस भी ये भूल चुका है, फिर भी वो ट्राई कर रहा था या फिर कहूँ के टाइम वेस्ट कर रहा था। इससे तो काम बना नहीं इसलिए एक स्कूटर उसने लूट लिया। उसकी सवारी करते हुए वो फुल मौज में आगे बढ़ रहा था पर रास्ते में 3 लफंगों ने उसे छेड़ दिया। फिर होना क्या था, सारा काम छोड़कर वो उन तीनों को उधेड़ने में लग गया। एक का हाथ उखाड़ा, एक का दिल बाहर निकाला और यहाँ पीछे आप देख सकते हो ब्लेयर विच वाला साइन। इतने में तीसरा समझ गया था कि वो एक वैम्पायर है इसलिए उसने एक वुडन स्टेक वैम्पायर की छाती में घुसा दी। लेकिन उस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता था कि दिल लेफ्ट साइड में होता है, उसने राइट साइड में घुसा दी। तो बदले में वैम्पायर ने सीधा उसका सर ही उखाड़ दिया। वैम्पायर बड़ा प्राउड फील कर रहा था लेकिन तभी वहां पर आ गए 2 पुलिस वाले। वैम्पायर को लगा कि वो तो फंस गया पर क्योंकि आज हैलोवीन है इसलिए उन दोनों को लगा कि ये कोई सेटअप है। वो तो वैम्पायर के साथ फोटोज खिंचवाने लगे लेकिन जल्दी वो समझ गए कि ये असली खून है। दोनों ने वैम्पायर के ऊपर गन तान दी तब वैम्पायर ने अपना वशीकरण स्टार्ट किया लेकिन उसकी पावर्स लिमिटेड है। एक बार में वो सिर्फ एक ही पर्सन को वश में कर सकता है। तो जैसे ही एक को शांत करता दूसरा गन तान देता, फिर दूसरे को करता तो पहला तान देता। ये सब ऐसे ही चलता रहता इसलिए आखिर में उसे भागना पड़ा। भागते हुए वो एक घर में जाकर छुप गया लेकिन असल में वो घर नहीं बल्कि चर्च था। वैम्पायर वहीं पर जलने लगा। फिर जलते जलते वो जल्दी से बाहर निकला और कैसे भी करके सबसे पहले उसने आग बुझाई, तब जाकर वो बना द ग्रेट रोस्टेड वैम्पायर। सारा टाइम तो इसी में निकल गया, अब सूरज भी बस निकलता ही होगा और अब तो कोई चांस ही नहीं कि ये टाउन से निकल पाएगा। उसने मैरीबेल को बता दिया कि मैं नहीं बचने वाला, मुझे तुम्हारी बातें मान लेनी चाहिए थी पर मैंने नहीं मानी क्योंकि मैं एक इमॉर्टल बेवकूफ हूँ। अब वो किसी भी पल मर सकता था लेकिन उससे पहले ही उसे बचाने मैरीबेल आ गई अपनी कार लेकर। दोनों टाउन से बाहर निकल रहे थे लेकिन रास्ते में लगा हुआ था जाम। कार में बैठे रहे तो इनका भी जैम बन जाएगा इसलिए दोनों ने भागना शुरू कर दिया पर इसका भी कोई फायदा नहीं, सूरज ऑलमोस्ट निकल चुका था। कोई रास्ता ना पाकर वो दोनों एक गार्बेज बॉक्स के अंदर छुप गए लेकिन सूरज की किरणें अंदर भी आ रही थी। दोनों समझ चुके थे कि यही इनका अंत है। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और सॉरी वगैरह बोलने के बाद दोनों जल गए। फिर एक आदमी कूड़ा फेंकने आया तो बॉक्स के अंदर उसे 2 जले हुए कंकाल मिले जिनके हाथ एक दूसरे के ऊपर थे और ये वही आदमी है जो रात में अपने डॉग को घुमा रहा था। तभी तो इसे हैलोवीन से नफरत है। इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हुआ। अब ट्रैवलर के पास से कई सारा सामान मिला है जिसमें एक कटी हुई फिंगर भी है और एक शीशी में खून भी। ट्रैवलर के मुताबिक ये उसके गुड लक चार्म्स हैं और सबसे खास है वो खून। इससे स्टार्ट होता है चैप्टर 4 जिसका नाम है नाहुआलिस यानी कि गार्डियन एनिमल स्पिरिट और इसके डायरेक्टर हैं गिगी सोलगेरेरो जिनका सेगमेंट गॉड ऑफ डेथ आपने देखा था VHS 85 में। ये कहानी है रमोन नाम के आदमी की जो किसी को मारकर उसकी लाश को अपने घोड़े पर लाद कर ले जा रहा था लेकिन पीछे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। रमोन अपने जंग लगे मशाटी का यूज करने के लिए तैयार था लेकिन कोई दिखे तब ना। ऐसे डरते हुए वो अपने घर पहुंचा और घर जाते ही लाश को उसने डाल दिया बैक रूम में, लेकिन ये सब करते हुए बाहर से कोई उसे देख रहा था। फिर अपने हाथों से खून वगैरह साफ करने के बाद वो शॉटगन लेकर बैठ गया क्योंकि उसे पता है कि कोई तो आने वाला है। इसी बीच उसके पास एक फोन आया जो किया था CIA के एजेंट ने। तब हमें पता चला कि रमोन की वाइफ और दोनों बच्चे मर चुके हैं और वो मरे थे एक पॉलिटिकल लीडर की वजह से जो कई सारे इलीगल काम भी करता है। तो अब CIA उस लीडर को मारना चाहती है जिसमें साथ दे रहा रमोन, यानी जिसे भी ये मार कर लाया है वो उसी लीडर की पार्टी का हिस्सा है। वादे के मुताबिक रमोन ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी है CIA की। डील के मुताबिक वो रमोन को इस कंट्री से निकालेंगे लेकिन अभी नहीं, कल दिन में। तब तक अपनी रक्षा इसे खुद करनी होगी। इन्हीं बातों के बीच एक और आदमी उसके
उसके घर के बाहर आ गया। रमोन जल्दी से उसे मारने जा रहा था, पर तभी एक और आदमी पीछे से उसके घर में आ गया और वो जानवरों की तरह गुर्रा रहा था। डर के मारे रमोन बाहर निकला तो बाहर तीनों भाइयों ने उसे दबोच लिया और इसके बाद वो उसे लेकर गए अपनी मदर के पास, जो कि देखने में काफी भयानक थी। अब ये चारों मिलकर रमोन का सैक्रिफाइस करेंगे। मदर ने रमोन का गला चीर दिया और जैसे ही वो मरा मदर को कुछ होने लगा। उसने अपने दोनों गाल चीर दिए, जिसके बाद उसका चेहरा बन गया किसी जानवर का। फिर उसने अपने गले में लटकी शीशी को खोला और उसमें बंद सारा खून पी गई। यही शीशी थी ट्रैवलर के पास। रमोन मर गया, लेकिन उसे मारा क्यों, ये हमें पता चला आगे जब ये चारों उसके घर पहुंचे। असल में बैक रूम के अंदर रमोन वूडू वगैरह करता था, जिसमें वो सैक्रिफाइस कर रहा था इनकी फैमिली को। इनके फैमिली मेंबर्स को मारकर उसने दीवार के पीछे छुपा रखा था, तो इन्होंने रमोन को मारकर बदला नहीं लिया बल्कि उसे रोका। ये फैमिली नेचर की फोर्स है और रमोन था इविल। शायद वो अपनी फैमिली को वापस पाना चाहता था, जो कि हो नहीं सकता। इसी के साथ ये मिस्टीरियस चैप्टर भी एंड हुआ। और ट्रैवलर की चीजों में एक सीक्रेट बुलेट भी है जो किसी भी एंटिटी को मार सकती है, लेकिन उसे चलाने के लिए जो गन चाहिए वो 80 साल पहले इसने गवा दी थी। वो एक बार फिर बोलता है कि मुझे जाने दो क्योंकि मेरे पीछे पड़ा है सेंट डेथ। इसकी बैक स्टोरी ये है कि ट्रैवलर की जो वाइफ और बच्चा था उन्हें सैक्रिफाइस किया जा रहा था, तो ट्रैवलर ने सेंट डेथ के साथ एक डील की जिसमें अपने बीवी और बच्चे की जान के बदले इसने अपनी जान ऑफर की। डील डन हो गई, लेकिन जब इसके मरने की बारी आई तो ये भाग गया और तब से ये भाग ही रहा है। ये उससे एक कदम आगे रहता है ताकि वो इसे ना मार पाए, लेकिन लगता है कि आज इसका टाइम खत्म हो जाएगा, या फिर शायद नहीं, क्योंकि जो गन इसने गवा दी थी वो इसी पुलिस स्टेशन के एविडेंस वाले रूम में पड़ी है और उसका यूज करके ये सेंट डेथ से भी बच सकता है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, जितने में ये भाग जाएगा। लेकिन उससे पहले बारी आती है चैप्टर 5 की, जिसका कोई नाम ही नहीं। क्यों नहीं है वो आप आगे समझोगे, पर वैसे इसका नाम है द हैमर ऑफ ज़ैंज़िबार और इसके डायरेक्टर हैं अलेहांद्रो ब्रोगस, जो बना चुके हैं वॉर्न ऑफ द डेड। ये स्टोरी 18+ है, तो जरा ध्यान से हेडफोन वगैरह लगा लेना। ये कहानी है मैल्कम की, जिसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एमी ने मिलने बुलाया है एक रेस्टोरेंट में। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैल्कम की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऊपर से एमी ने बाकी दोस्तों को भी बुलाया था, लेकिन कोई भी नहीं आया क्योंकि सब मर चुके। तो हुआ ये था कि ये सारे दोस्त हवाना में गए थे और वहाँ पर ये शामिल हुए थे एक सीक्रेट सेरेमनी में, जहाँ पर इन्हें नहीं होना चाहिए था। और उस सेरेमनी के बारे में इन्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैल्कम ने चुपके से वो पूरी सेरेमनी रिकॉर्ड कर ली थी, जिसकी वजह से ये सब शापित हो गए और अब कई सारे डीमंस इनके पीछे लग चुके हैं, जो एक एक करके इन्हें मार रहे हैं। सेरेमनी में जाने से पहले इन सब ने साथ में एक फोटो ली थी और उस फोटो के अंदर काफी कुछ छुपा है। इनके दोस्त गस ने लाल रंग पहना हुआ था, जो है फायर डीमन का, और गस की मौत हुई जिंदा जलने से। कैरल के बाल हवा में लहरा रहे हैं, जो साइन है विंड डीमन का, और कैरल मरी एक हरिकेन की चपेट में आकर। एड का हाथ देख लो कहाँ पर है, ये साइन है प्लेजर डीमन का, और कुछ ऐसी ही क्रियाएं करते हुए एड मरा। बचा मिगल, तो उसके बारे में मैल्कम ने नहीं बताया, बस ये बोला कि वो पिछले हफ्ते इसके सामने ही मरा था। अब बचे ये दोनों। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रिकॉर्डिंग को तबाह कर देना, जो कि मैल्कम ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, लेकिन वो तबाह नहीं हो रही, वो वापस इसके पास आ जाती है। यानी डीमंस का मकसद कुछ और है। वो इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर डालना चाहते हैं, जहाँ से करोड़ों लोग इसे सुनकर शापित हो जाएंगे और फिर डीमंस उन सबको भी मार देंगे। एक पॉडकास्ट चैनल वो खोलना चाहते हैं, यही चल रहा है ना अब। कुछ इस तरह ये दुनिया खत्म हो जाएगी, टेप की वजह से, पॉडकास्ट के नहीं। तो अब इन दोनों में से पहले कौन मरेगा? मैल्कम के हिसाब से वो खुद, क्योंकि एमी तो ऑलरेडी मर चुकी है। सामने जो एमी का रूप लेकर बैठा है वो है डीमंस का राजा किंग ज़ॉम्बी। ये बात सुनकर एमी हंसने लगी, लेकिन मैल्कम पूरा श्योर था एमी झूठी हंसी दिखाकर उसे फंसा नहीं सकती। वो एमी नहीं बल्कि डीमन है, जिसने मैल्कम को मारने के लिए यहाँ पर बुलाया। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि ये रेस्टोरेंट सालों पहले बंद हो गया था, पर डीमन को लगा कि मैल्कम ये बात नहीं जानता होगा, लेकिन वो जानता है। असल में ये सब कुछ एक छलावा था, लेकिन मैल्कम भी हर चीज के लिए तैयार था। डीमन की चाल फेल हो गई। वो पूछता है कि अब क्या करोगे, तो जवाब में मैल्कम ने शॉटगन फायर करके सीधा उसे उड़ा दिया, लेकिन इससे वो नहीं मरने वाला। मैल्कम ने शॉटगन उस पे खाली की, फिर 2 उजी भी उसमें भर दी, लेकिन इंसानी हथियार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और ये बात भी मैल्कम जानता है। किंग ज़ॉम्बी अपने असली रूप में आकर बोलता है कि मैंने हेल को बनाया है और तुम मुझे उसमें भेजना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैल्कम तो करके रहेगा, और इसके लिए वो लाया डीमन का हथियार, द हैमर ऑफ ज़ैंज़िबार। एक मुंह पे पड़ते ही किंग ज़ॉम्बी लेट गया। अब ये हथियार इसे मिला कैसे, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1 हफ्ते पीछे, जब ये मिगल के साथ एक एंटिक स्टोर पर गया था, जिसका ओनर था एल हेफे। इसने अपनी प्रॉब्लम बताई तो एल हेफे ने इसके सामने पेश किया वो हथियार, और वो हथियार उसे कैसे मिला इसकी भी पूरी कहानी उसने विस्तार से बताई। कैसे वो ज़ैंज़िबार गया था, जहाँ पर उसने एक डीमन को समन किया, और कैसे उस डीमन ने कई सारी रात
रातें इसके साथ गुजारी। और आखिर में वो डीमन लेट आने लगा क्योंकि वो पूरे गांव के साथ रातें गुजारता था। तब जलन के मारे एक रात इसने उस डीमन पर एक क्लीवर से अटैक कर दिया तो वो खून से लथपथ होकर भाग गया और पीछे रह गया उसका एक अंश, द हैमर ऑफ ज़ैंज़िबार। अब हथियार बोलने में भी अजीब लग रहा है, पर ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इसने क्लीवर कहाँ पर मारा था। खैर, जब वो ये कहानी बता रहा था तभी मिगल के अंदर भी एक डीमन आ गया तो उसे भी मारना पड़ा उसी हैमर से। और कुछ इस तरह मैल्कम पहुंचा है किंग ज़ॉम्बी का खात्मा करने। तो हैमर को उसके मुंह में घुसाकर उसने ज़ॉम्बी को वापस भेज दिया, लेकिन तभी वो होश में आ गया और उसे पता चला कि वो खुद पोजेस था और पोजेशन में उसने पूरे रेस्टोरेंट को साफ कर डाला, इंक्लूडिंग एमी। ऐसा भी हो सकता है, ये तो इसने सोचा ही नहीं था, पर डीमन ने तो काम कर दिया। पुलिस आकर उसे ले गई और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हुआ। ब्लैक कॉमेडी बात सही थी, पर अब वापस आते हैं ट्रैवलर पर। 1.5 घंटा पूरा हो चुका था, इसलिए सेंट डेथ भी वहां पर पहुंच गया और यहाँ से शुरू होता है फाइनल चैप्टर जिसका नाम है सैन ला मुएर्ते, यानी कि सेंट डेथ। वो अंदर आया और आते ही उसने एक ऑफिसर को वश में किया, फिर उसके थ्रू बाकी सबको मरवा दिया। ऐसे ही वो पूरे पुलिस स्टेशन को खाली करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके लिए कोई मेहनत थी नहीं, ट्रैवलर ने जो बोला था वो सच हो गया। और ये सब देखकर डिटेक्टिव्स ने खुद वो गन लाकर ट्रैवलर को दे दी। इसी बीच ऑफिसर्स ने भी सेंट डेथ को भून डाला था, लेकिन गोलियों से सिर्फ उसका कवर उतरा, जिसके बाद सामने आया उसका असली रूप जिसे वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। वो बड़े आराम से सबको काबू करते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन बीच में ही उसके रास्ते में आ गया ट्रैवलर वो गन लेकर। ट्रैवलर ने गोली मारी तो वो राख बनकर गायब हो गया, लेकिन बोल कर गया कि मैं वापस आऊंगा। मौका देखकर ट्रैवलर एक कार लेकर वहां से निकल रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने फिर से उसे रोक लिया। तब उसने दोबारा से वही बोला कि अगर 1.5 घंटे के अंदर मैं यहाँ से नहीं निकला तो बहुत बुरा होगा। और इसी के साथ ये मूवी होती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।